हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इशिता और वर्ड्स एंड व्हील्स करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी वेबसाइट wordsandwheels.com पे भी काफ़ी सारे सेंसेशनल टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी लिख रखा है। यदि आप मुझसे और किसी सेंसेशनल या करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट और वेल रिसर्च्ड वीडियो या ब्लॉग बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कश्मीर के इतिहास से। तो दोस्तों, ये वो टाइमलाइन है जब अलग अलग रूलर्स ने आके कश्मीर पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग साल में रूल किया। मौर्यंस आए, अफगान्स आए, मुगल्स आए, सिख्स आए, डोगराज आए। इस्लाम की शुरुआत कश्मीर में 13 से 15 सेंचुरी के बीच हो चुकी थी, यानी कि 13 सेंचुरी से पहले कश्मीर हिंदूज और बुद्धिस्ट लोगों के लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था। तो दोस्तों, 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त हमारे देश में कुल मिला के 565 रियासतें थीं और उन्हीं रियासतों में से एक ये जम्मू कश्मीर का भी रियासत था, जिसके राजा राजा हरी सिंह थे। और राजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर रियासत का विलय ना तो इंडिया से करना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक आज़ाद मुल्क के तौर पे रहे। पर लॉर्ड लुई माउंटबेटन ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर जम्मू कश्मीर को अकेला छोड़ दिया जाए, अकेले मुल्क के तौर पे छोड़ दिया जाए, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्रिएट हो सकती हैं। इस वजह से लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने राजा हरी सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का एक ऑफर दिया था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि वो जम्मू कश्मीर रियासत का विलय इंडिया से कर लें। हालांकि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर राजा हरी सिंह अपनी मर्जी से पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर रियासत का, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो इसे जम्मू कश्मीर को अकेला ना छोड़ें, अकेले मुल्क के तौर पे ना छोड़ें। उस वक्त जो अंग्रेज थे, इंडिया में जो मौजूद अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया के जितने भी 565 रियासतें थीं, उन सारी रियासतों के राजाओं को एक ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि या तो वो अपना विलय, अपना मर्जर इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ कर लें या इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के साथ कर लें, या वो चाहें तो अपनी रियासत को एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे भी रख सकते हैं। और इस ऑप्शन को, इस मर्जर ऑप्शन को उन्होंने लैप्स ऑफ पारामाउंटेसी का नाम दिया था। तो दोस्तों, 1947 में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसने हमारे देश के भूगोल को बदल डाला। यही वो साल था जब पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का काफ़ी योगदान था। उन्होंने पार्टीशन करवाया पाकिस्तान और इंडिया का, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग देशों में ही रह सकते हैं, ये दोनों अलग देश ही बन के रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। जिसके तहत कश्मीर में 77% मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण वो चाहते थे कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। पर जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि महाराजा हरी सिंह किसी के भी साथ विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत महाराजा हरी सिंह ने ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे, सारी कम्युनिकेशन, सारे रोड्स खुले रहेंगे, पर वो पाकिस्तान में अपना विलय नहीं करेंगे। इन्हीं सारी उथल-पुथल के बीच एक और नाम आता है शेख अब्दुल्ला का, जिनका जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई की थी, जिस वजह से वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। पर हरी सिंह की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में किसी भी मुसलमान को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं था, और हरी सिंह की इन्हीं नीतियों का विरोध करते हुए 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, जिसकी अगुवाई शेख अब्दुल्ला ने की, और यही पार्टी आगे चल के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नाम से मशहूर हुई। आज की तारीख में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और पोते उमर अब्दुल्ला की देखरेख में कश्मीर में आगे बढ़ रही है। शेख अब्दुल्ला की नज़दीकियां हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ भी थी। यही कारण था कि जब उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, तो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी नेशनल कांग्रेस ने भी इनका पूरा साथ दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला
दोनों ही ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी आए। दोनों का ये मानना था कि जम्मू कश्मीर में जनता की मत से सरकार चुनी जाए। पर राजा हरि सिंह अपनी जिद पे अड़े हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया था और सेम ऐसा ही एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट वो इंडिया के साथ साइन करने की तैयारी में थे। पर इसी बीच खबर आती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा हरि सिंह के साथ किए हुए स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सारी सुख सुविधाएं रोक दी गई, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना खुद ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाए, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटीज ज़्यादा हैं। तो जिन्ना के जिद का नतीजा ये हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को हजारों की तादाद में पाकिस्तानी कबायलियों ने श्रीनगर पे हमला कर दिया। तो ये जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स थे, ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ से कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और राजा हरि सिंह के साथ समस्या ये हो गई थी कि उनकी सेना में शामिल जितने मुस्लिम सोल्जर्स थे, वो जाके इन पाकिस्तानी इन्वेडर्स के साथ मिल गए थे, उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया था। इस वजह से राजा हरि सिंह की जो सेना थी, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी। राजा हरि सिंह की सेना में शामिल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्रेवरी का काम किया। उन्होंने डोमल उरी कनेक्टिंग ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस तरफ से ये इन्वेडर्स आ रहे थे। इस वजह से ये इन्वेडर्स 2 दिनों तक डोमल में ही स्ट्रगल करते रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए और इस युद्ध में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। 2 दिनों के स्ट्रगल के बाद डोमल से ये इन्वेडर्स उरी होते हुए आगे बढ़े और बारामूला में इन्होंने काफ़ी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने काफ़ी लूटपाट की, काफ़ी रोबेरिस की, काफ़ी नरसंहार किया और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े। और इन्हीं 2 दिनों में नतीजा ये निकला कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत के साथ करने का तय कर लिया। तो पाकिस्तान की मनमानी और जिद के मद्देनजर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशंस से ये गुहार करते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान के मसले का हल निकाले। 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास किया और उस रिजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी, जिसके अंतर्गत पीओके और अक्साई चीन भी आते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ तक भी कहा कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसे भारत के अगेंस्ट वो यूज नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी भी जंग के लिए उस एरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस भी हैं, जिसमें से पहला रेजोल्यूशन ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान अपने ऑक्यूपाइड एरिया को खाली नहीं करता है, यानी कि जो उन्होंने कश्मीर का एरिया इंडिया से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, वो खाली नहीं करता है, अपने ट्रूप्स वहाँ से नहीं हटाता है, अपने बसाए हुए लोगों को वहाँ से नहीं हटाता है, सीज फायर नहीं करता है, तब तक इंडिया को प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह कराने के बारे में कश्मीर में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान को तो ये हक ही नहीं है कि वो इंडिया से प्लेबिसाइड की बात भी करे। दूसरे रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि जब पहला रेजोल्यूशन फुलफिल हो जाए, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया को छोड़ दे, अपने ट्रूप्स हटा ले, तो इंडिया भी अपनी सेना को वहां से रिड्यूस कर ले, वहां से अपनी सेना की संख्या को कम कर ले कश्मीर से। उसके बाद बात आती है तीसरे रेजोल्यूशन की। तो ये ऑब्वियस हो गया उसके बाद कि जब तक पहला दोनों फुलफिल नहीं होगा, तब तक तीसरा रेजोल्यूशन पूरा नहीं किया जा सकता है। तीसरे रेजोल्यूशन में ये कहा गया, जब पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाके से पीछे हट जाए, अपने लड़ाकों को पीछे ले ले और इंडिया भी अपने सेना की संख्या को कम कर ले कश्मीर में, तो शांति स्थापना के बाद एक प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह कराया जाए। तो दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को एक और बहुत इम्पॉर्टेंट घटना घटी थी, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन एग्जिस्टेंस में आई थी। दोस्तों, ये सीज फायर लाइन जब तक एग्जिस्टेंस में आई, तब तक पाकिस्तान ने इंडिया से ऑलरेडी कश्मीर का एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कश्मीर कैप्चर कर लिया था। और यही सीज फायर लाइन आज एलओसी
यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अब एक बार मैप भी देख लेते हैं। मैप के थ्रू हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा एरिया पीओके में आता है, कौन सा एरिया चाइना ने इंडिया से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये नदर्न एरिया है जो बेसिकली गिलगित बलूचिस्तान कहलाता है और ये आज़ाद कश्मीर का पार्ट है। ये आज़ाद कश्मीर का पार्ट है, ये नाम पाकिस्तान ने ही दे रखा है, ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है ये पूरा एरिया। और आज़ाद कश्मीर की राजधानी उन्होंने मुजफ्फराबाद बना के रखी हुई है। हालांकि पीओके का जो एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है, उसे यूनाइटेड नेशंस ने कोई रिकॉग्निशन नहीं दी है। यूनाइटेड नेशन इसकी मान्यता से इनकार करता है। जैसा कि मैंने आगे की स्लाइड्स में आपको बताया है कि पीओके का एक भाग जो गिलगित बलूचिस्तान को मिला के नदर्न एजेंसी का फॉर्मेशन किया था पाकिस्तान ने, उसका भाग 1963 से ही चाइना के अंडर में है, जिसको अनऑफिशियली जो एक भाग पाकिस्तान ने चाइना को ट्रांसफर कर दिया था। इंडिया चाइना वॉर के टाइम में जो लद्दाख से कैप्चर किया हुआ एरिया था उसे ही अक्साई चीन बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मौजूद है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ये पूरा, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पीओके को डिवाइड करता है और एक्चुअल कंट्रोल जो है वो अक्साई चीन की तरफ चला जाता है। ये जो बीच का वाइट पार्ट है ये पूरा का पूरा हमारा जम्मू कश्मीर है, जो हमारी इंडियन आर्मी के अंडर में है। तो दोस्तों अब बात आती है चाइना की। किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को हमेशा डिस्टर्ब किया है। इंडिया चाइना वॉर के टाइम में 1962 में ये वॉर हुआ था। उस टाइम में चाइना ने इंडिया के लद्दाख का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने अंडर में ले लिया था, कैप्चर कर लिया था, जो आज भी उनके ही अंडर में है, जिसे हम आज अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का एक बहुत बड़ा पार्ट, ऑलमोस्ट 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, अनऑफिशियली या इल्लीगली चाइना को ट्रांसफर कर दिया था। 1970 में पाकिस्तान ने नदर्न एजेंसी का फॉर्मेशन किया गिलगित और बालूचिस्तान को मिला के, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी चाइना ने 1963 से सीज कर रखा था। तो दोस्तों ये वो टाइमलाइन है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर अलग अलग टाइम पे इंडिया को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग की है, अलग अलग जगहों को इंडिया से कैप्चर कर लिया है। 1972 की बात आती है। 2 जुलाई 1972 को एक शिमला अकॉर्ड हुआ था, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। उस वक्त के कंटेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये डिसीजन लिया था कि इंडिया पाकिस्तान अपने सारे इश्यूज, अपने सारी प्रॉब्लम्स को आपस में बातचीत से सुलझाएंगे। इसके बीच में कोई तीसरी पार्टी या तीसरी कंट्री या किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। पर चाइना की हरकतों ने ये साबित कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में चाइना ने भी हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है और इंडिया को डिस्टर्ब किया है। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। आने वाले टाइम में मैं और भी सारी वीडियोस लेके आऊँगी कश्मीर के ऊपर बनी हुई, जो मेरे रिसर्च पे बेस्ड होंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, जो मुझे काफ़ी इनकरेज करेंगे। और लास्टली दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों। जाते जाते आपके लिए मेरा एक सवाल है कि क्या ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको अभी भी डाउट है कि कश्मीर हमारे इंडिया का पार्ट है या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ के लिए कमेंट बॉक्स में ए लिखें और नहीं के लिए कमेंट बॉक्स में बी लिखें। और ऐसे ही टॉपिक्स पे अगर आप डिबेट चाहते हैं, अगर आप डिस्कशन चाहते हैं कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, तो प्लीज़ वर्ड्स एंड व्हील्स के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, उसे फॉलो करें। थैंक यू।